नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात लॉबी की कहानी अब सिमटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी से इतना डरी हुई है क्योंकि पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि गुजरात के बहुत बहुत बड़े घोटाले आम आदमी पार्टी ने सामने ला कर रखी हैं। क्या मोदी जी की ये राजनीति बीजेपी को पसंद आ रही है? चड्डा के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो अब धीरे धीरे पब्लिक के सामने आ रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं उनको। तमाम मुद्दों पर केपी मलिक जी से बातचीत की है। चलते हैं सीधा केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। कई दिनों के बाद हमारी आपकी चर्चा हो रही है। लग रहा है आपको दुबई की याद सता रही है। आप मुंबई में ही दुबई को महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं मलिक साहब, ये बात तो बाकी गलत है। मेरे पास कई लोगों ने मुझे फोन किया कि आपकी और केपी मलिक जी की बातचीत होती है, बड़ी पसंद आती है और हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ यार, गलती है मेरी। इन दिनों जरा मुंबई का नया ऑफिस इस्टेब्लिश करने में थोड़ा लगा हुआ था, तो थोड़ा टाइम स्पेयर लग रहा था। नई नई जगह पे आओ, थोड़ा ऑफिस का विस्तार हो रहा है, स्टाफ नया बनाया है, तो इस चक्कर में आपसे वार्ता नहीं हो पाई। लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगा आपसे बातचीत रोज जरूर हो जाए, क्योंकि दर्शक जी जी। बड़ा पसंद करते हैं आपकी बातचीत को, आपके कमेंट को। मतलब लोगों को लगता है कि एक ऐसा इंसान जो सालों से देश की पार्लियामेंट कवर करता आया है, उसको मुझसे कई गुना ज़्यादा जानकारी है, इसलिए मैं आपसे बात करता रहा हूँ, तो मुझे भी जानकारी मेरी बढ़ती रहती है मलिक साहब, तो शुक्रिया आपका। जी जी जी, शुरुआत धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद। शुरुआत करता हूँ चचा ट्रंप पे गोली चल गई। कथित गोली कहना ठीक होगा, क्योंकि लोग कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि ट्रंप पे गोली सच में चली है। लोग कहते हैं कि नाटक करने में, जैसे हमारे विश्वगुरु के सामने बार बार एम्बुलेंस आ जाती है जब चुनाव चल रहा होता है, ऐसी ट्रंप पे बार बार गोली चल जाती है। बेचारे के संग मतलब सच में गोली चली तब भी कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। एक कहानी है ना, भेड़िया आया भेड़िया आया। ट्रंप ने अपनी ऐसी स्थिति बना रखी है हमारे विश्वगुरु जैसे, कि एम्बुलेंस को कोई मानता ही नहीं है कि सचमुच एम्बुलेंस आई होगी। लगता है कि चुनाव में एम्बुलेंस को रास्ता देना और फिर गोदी मीडिया का आधे घंटे प्रलाप करना एक जैसा है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप की गोली के पीछे वाकई में हमलावर था कोई, ट्रंप की योजना थी या ईरान की प्लानिंग थी, या फिर अब ये ट्रंप ने जो बोया था वही काट रहे हैं वो? मैं किसी भी हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ट्रंप ने जो हालात पैदा किए, मासूम बच्चियों की हत्या कराने के दोषी ट्रंप है। भले इजराइल उसका फ्रंट पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बंदूक की ट्रिगर पे उंगलियों के निशान तो ट्रंप के भी थे। ये है क्या पूरा मामला? आपको क्या लगता है? संजय जी, अगर हम ये मामला देखें, सुबह सुबह जैसे खबर आई तो पहली नजर में तो हमें ये लगा कि जिस प्रकार से ईरान का और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो हो सकता है कि खाड़ी युद्ध से संबंधित ही मामला हो। क्योंकि आप जानते हैं कि ईरानियों की संख्या भी अच्छी खासी है अमेरिका में। और भाई, अगर आपके देश पे इस तरह से कोई हमला हो तो किसी भी युवा के मन में इस तरह की बात आ सकती है और वो इतना आगे बढ़ के इस तरह का निर्णय ले सकता है। हमें सुबह पहले इस तरह की संभावना हुई, लेकिन धीरे धीरे जब बात बढ़ती गई और आगे जांच थोड़ी पता चली, मीडिया से खबरें आनी शुरू हुई, अमेरिका से खबरें आनी शुरू हुई, तो तब ये पता लगा जो ये युवा था लगभग 30-31 साल का, ये तो बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर युवा था। इसके पास तो तमाम डिग्रियां थी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ जुमलेबाजी हो रही है कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, उससे कहीं ना कहीं वहां के युवाओं में भी गुस्सा है। और संजय जी, आप देखिए कि दुनिया का सबसे अमीर देश है आज की डेट में अमेरिका, और वहां पे आज भी नशेड़ी और भिखमंगों की संख्या हम बहुत ज्यादा है दुनिया के किसी दूसरे देश के मुकाबले में। तो ऐसा आप जो है संतुलन नहीं बना पा रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था में, देश की दूसरी चीजों में, और जो आपकी नीतियां हैं उससे कहीं ना कहीं लोग खिलाफ हैं, और खासकर युवा जो है वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। ट्रंप ने जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे हैं, ट्रंप की जिस प्रकार से नीतियां हैं, ये तो युवा है, ये तो इंजीनियर है। आपने तो देखा पहले कई रणनीतिकार जो उनकी टीम में थे वो इस्तीफा दे के चले गए। आपने देखा कई सारे उनके सलाहकारों ने उनका साथ छोड़ दिया। तो अगर वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की संख्या, ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा अमेरिका में है, और उन्हीं में से एक ये युवा है जो बहुत ज्यादा आक्रोशित होके इसने ये हमला किया और ये अंदर घुसने में कामयाब हो गया। संजय जी, यहाँ एक दूसरा सवाल और खड़ा होता है। जहां देश, दुनिया के सबसे अमीर शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति डिनर दे रहा हो, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ हो, और वहां तमाम पत्रकार हो, वहां पे सुरक्षा इतनी ढीली ढाली कैसे हो सकती है?
क्योंकि हमने कई सारे आज ट्वीट देखे हैं कि वहां के कुछ पत्रकारों ने जो निमंत्रण पत्र था वो दिखाते हुए उस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप जैसे ही गेट पे निमंत्रण पत्र दिखाएंगे तो निमंत्रण पत्र दिखा के आप अंदर जा सकते हैं, कहीं आपकी कोई तलाशी नहीं हो रही है, कहीं आपकी कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। तो ये क्या कहानी है? ये हमारी समझ से परे है। क्योंकि अगर हम देखें दिल्ली में कोई भी, अगर हम प्रधानमंत्री के यहाँ जाए, गृह मंत्री के यहाँ जाए, कहीं भी अगर हम जाते हैं तो स्क्रीनिंग तो हमारे यहाँ छोटे से छोटे लेवल पे होती है। और इतने बड़े वीआईपी और इतने बड़े प्रोग्राम में हम जा रहे हैं और हमारी तलाशी नहीं ली जा रही है, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। और इसके पीछे मुझे कुछ बड़ी बात लगती है। और फिर जो बात आपने कही है कि कहीं जानबूझ के तो उन्होंने हमला नहीं करा लिया, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हम कोई तथ्यों के साथ इस बात को नहीं कह सकते, अभी जांच हो रही है, जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे सच्चाई पता लगेगी। लेकिन आजकल अभी तक तो लोगों के अपने अपने अंदाजे चल रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की घटना अमेरिका में होना हमारे को सोचने पे मजबूर करती है कि अमेरिका के ट्रंप वास्तव में ही मस्खरे हैं, या वो हर जगह मस्खरापन कर रहे हैं, या वो सीरियस बात करते ही नहीं है। जिस प्रकार से आज की घटना हुई है, हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली देश में इस तरह का हो सकता है, तो फिर बाकी देशों में तो राम भरोसे सुरक्षा है, मैं ये कह सकता हूँ। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बाकी सब जगह फिर राम भरोसे सुरक्षा है, ऐसा लग रहा है। ईरान को लेकर युद्ध है, उसमें अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अमेरिका के जो मेरे मित्र हैं वो बता रहे हैं कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डगमगा रही है। आपको क्या लगता है कि ईरान अब चाहता नहीं है कि समझौता हो, वो आर-पार की जंग के लिए तैयार है? क्या ट्रंप अपने बुने हुए जाल में फँस गए हैं? पहला सवाल। और मलिक साहब, मुझे तो उन लोगों पे हँसी आती है जिनके दिमाग में गोबर भरा है, वो भक्त जो ट्रंप की फोटो लगा-लगा के हवन किया करते थे कि अब तो ट्रंप आ गए तो हमारे विश्व गुरु की डंका बज जाएगा, विश्व गुरु छा जाएँगे। उनके दिल पे क्या बीतती होगी जब वो ऐसे हालात देखते होंगे? नहीं, देखिए वो तो दया के पात्र हैं संजय जी, उन पे कुछ भी कहना, उनकी बात का बुरा मानना, वो तो बेचारे अंधभक्त हैं। जब अंधी हैं वो, तो उन अंधों पे क्या कमेंट करना, उनको छोड़ दीजिए, उनमें कोई बड़ी बात मैं नहीं करता हूँ। लेकिन आप याद कीजिए, जब भी हमारी आपके चैनल पे चर्चा होती है, कहीं भी चर्चा होती है, मैं लगातार इस बात को कहता हूँ कि ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि ईरान को पता है कि उसको पीछे हटने का मतलब है सरेंडर करना, और सरेंडर करने का मतलब है उनके देश की तबाही। उनके सामने सीधा सीधा उदाहरण है इराक का, अफगानिस्तान का, कि क्या हुआ वहां पे। तो इसलिए वो लड़के मरेंगे, अगर मरना ही है तो लड़के मरेंगे। और अगर उनको सरेंडर ही करना है तो वो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ेंगे और आगे तक बढ़ेंगे। यहां पे हमें ये देखना है कि जिस प्रकार से उनके पीछे रशिया खड़ा हुआ है और चाइना उनके साथ खड़ा हुआ है, और चाइना उनकी मदद कर रहा है, तो अब उनको किसी चीज की कमी नहीं है। यहां पे आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका खाली ईरान से नहीं डरा हुआ है। अमेरिका की जो ताकत है डॉलर, वो डॉलर में गिरावट आ गई है। जो युआन है चाइना का, वो लगातार बढ़ रहा है और डॉलर की हालत खराब है। और डॉलर आप जो है उसी से अत्यधिक ताकतवर होता है जब आप तेल खरीदते हैं डॉलर में। अगर आप तेल युआन में खरीदने लगेंगे या अपनी करेंसी में खरीदने लगेंगे, तो डॉलर में तबाही आ जाएगी। और डॉलर में तबाही आ जाएगी तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, और अर्थव्यवस्था गिर जाएगी तो देश कमजोर हो जाएगा। तो चाइना की ये रणनीति है कहीं ना कहीं, और वो उनको बैक में खड़े हुए हैं ईरान के। ईरान आगे है, और ईरान में अगर हम देखें 2 महीने के लगभग मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया या होने वाला है ये युद्ध चलते हुए। इसमें ईरान ने जिस प्रकार रणनीति के साथ लड़ाई लड़ी है, इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी। दुनिया के 2 ताकतवर देश, जिसको हम कहते थे इजराइल, उसका कोई दुनिया में मुकाबला ही नहीं कर सकता, उसको उसके घर में जाके धोया है उसको। और अमेरिका जो अपने आप को कहता था कि हम शक्तिशाली हैं, उसकी नानी याद दिलाने का काम ईरान ने किया है। तो ईरान का इतना रणनीति के साथ युद्ध लड़ना, ईरान का इतना शांति से युद्ध लड़ना, ईरान का कोई अपनी तरफ से पहल ना करना, कोई रिएक्शन ना करना, और हर हमले का जवाब देना, ये रणनीति ईरान की जो है, इससे देख के दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। और दुनिया मजबूर है ये सोचने में कि ईरान की रणनीति कहां से आई है, और ये वास्तव में क्या ईरान इतना मजबूत है जिस प्रकार से वो आगे लड़ रहा है।
आज भी संजय जी आप देखेंगे कि खामनेई की मौत हो गई है, ये भी एक राज बना हुआ है। हालांकि आज पूरे दिन कुछ सोशल मीडिया ने चलाया है, कुछ रूमर भी चला है कि जो अली खामनेई थे उनकी भी मृत्यु हो गई है, उनका मकबरा बनाया जा रहा है, उनका ये किया जा रहा है, इस तरह के रूमर भी आए हैं। लेकिन अभी बाहर कोई खबर नहीं आ रही है। तो इसमें तो आप कोई दो राय नहीं है कहने में, जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका कहीं न कहीं दबाव में है, अमेरिका कहीं न कहीं घबराहट में है और अमेरिका अब चाहता है कि किसी तरह से पीछे हट जाए ईरान और हमारी इज्जत बच जाए। क्योंकि अमेरिका के पास अब करने को कुछ नहीं बचा हुआ है, इसीलिए वो खुद ही सीज़फायर कर रहे हैं और ईरान उनसे बात करने को तैयार नहीं है। आपने देखा 2 दिन पहले पाकिस्तान में फिर बातचीत होनी थी, ईरान आया ही नहीं, ईरान ने मना कर दिया। तो अब ईरान को इंटरेस्ट नहीं है। ईरान ने अपनी शर्तें रख दी हैं, अगर आपको इन शर्तों पे चलना है, मानना है तो ठीक है, नहीं मानना है तो युद्ध तो चल ही रहा है, चलाइए। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात कर रहे हैं अब भारत की। आज मेरे पास एक बहुत बड़े सीनियर अफसर आए कॉफ़ी पीने के लिए और बंगाली पोस्टेड हैं वो कलकत्ता में। मैं उनसे ज़िक्र कर रहा था, वो बोले कि भाई समझ नहीं आ रहा, सबके पसीने छूटे हुए हैं। ये जो प्रचंड आंधी लहर नज़र आ रही है, ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो लहर नहीं थी, ये सब जानते हैं। तो गुस्सा भी अगर है, इसको वोटों में अगर ये गुस्सा कन्वर्ट हुआ, तो लोगों का अनुमान है कि भाजपा कहीं पिछली बार जितनी सीटें जीती थी, उससे आधी पे भी ना रह जाए। और अगर ऐसा हुआ तो जो बंगाल का तूफान है, तो ये ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ज़्यादा है या मोदी के खिलाफ ज़्यादा होगा? अगर जैसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, अगर लोगों ने एसआईआर की पद्धति को लेकर, बंगाल के अपमान को लेकर, चाणक्य के उस डायलॉग को लेके ओ दीदी कान खोल के सुन लो, ये सब बातें सम्मिलित होके भाई ज्ञानेश कुमार 5-10% बढ़त बढ़त कदम कर सकती हैं। लेकिन अगर ये आंधी है, ये तो 20-25% क्रॉस कर गई है। तो जो बंगाल का तूफान है, इससे क्या दिल्ली का सिंहासन हिलेगा, दिल्ली का सिंहासन डोलेगा। और जीतने के बाद अगर ममता बनर्जी ने हुंकार भरी दिल्ली आके कि अब बेईमानी का राज खत्म करना है, और एक बात पर कांग्रेस भी सिद्धांततः सहमत हो गई कि इंडिया गठबंधन की कमान अब ममता जैसे जुझारू नेता को देनी है, जिनके अखिलेश यादव से भी अच्छे संबंध हैं, जिनके केजरीवाल से भी अच्छे रिश्ते हैं, और जो एक जुझारू महिला है। मैं तो उनको सिर्फ इसलिए और ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो 5 जनवरी को पैदा हुई और मैं भी 5 जनवरी को पैदा हुआ। तो मैं एक लिस्ट बना रहा था कौन कौन बहादुर है, तो मुझे कल्याण सिंह जी, दीपिका पादुकोण, गुरु गोविंद सिंह, ये सारे 5 जनवरी को पैदा हुए। तो मैंने कहा, मैं समझ में आया कि मैं इतना लड़ाका क्यों हूँ। सब क्रांतिकारी लोग हुए हैं 5 जनवरी को पैदा। हार्दिक को लड़ लेता हूँ। तो अगर ममता बनर्जी आ जाती हैं और इंडिया गठबंधन की कमान संभालती हैं और जीत, एक प्रचंड जीत के साथ आती हैं, तो हमारे विश्व गुरु का क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी लड़ाका है और वो जो लड़ाई लड़ती है उसमें पीछे हटती नहीं है। उनका कोई एक उदाहरण नहीं है। आप अगर उनका शुरुआती दौर से देखें, कांग्रेस के साथ जिस तरह से लड़ाई लड़ी और वो एकदम से अलग हो गई और अलग होके उन्होंने सफलता हासिल की। वहां पे 25 साल 28 साल की जमी जमाई जो है लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका उन्होंने, और आज भी वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। और उनके लड़ाकेपन में, उनके जो उनका सादापन है, उनका जो तरीका है, उसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। सबसे पहला तमाचा तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों पे उन्होंने यहीं से मार दिया है कि ये जो महिला बिल कर रहे हैं और लागू नहीं कर रहे हैं, आज भी 33% से ज्यादा महिलाएं उनकी पार्टी में है, जिसमें भागीदार उन्होंने अपनी सरकार में और अपने सांसदों में, अपने बाकी लोगों में बनाया है। तो किसी पार्टी के पास नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो ममता बनर्जी का राजनीति में कोई मुकाबला नहीं है। और इस प्रकार के जो आपने जो जिक्र किया कि हमारे गृह मंत्री जी पूरे देश को छोड़ के, सारी चीजों को छोड़ के वहां बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी भी वही हैं, कल फिर उनकी सुबह 11 बजे रैली है। तो प्रधानमंत्री जी देश छोड़ के वेस्ट बंगाल में बैठे हैं खाली विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए। इससे पता चलता है कि कितने घबराए हुए हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और किसी भी कीमत पे वो विधानसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं। आपको याद होगा 2014 के 24 के लोकसभा चुनाव में, उससे पहले पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया था गृह मंत्री जी हमारे अमित शाह जी ने।
और उसमें कहा था कि अंबेडकर का आप जितनी बार नाम लेते हो, अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लो, राम का नाम ले लो, तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो पिछड़ों और दलितों ने क्या रिजल्ट उनको दिया था आपके उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह में, वो आपको याद होगा। अगर आप किसी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो उसका जवाब मिलता है, उसके फॉलोअर जवाब देते हैं। ये तो आपकी उस बात का जवाब हो गया जो आपने सवाल पूछा है कि दीदी और दीदी की वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात संजय जी ये है कि वेस्ट बंगाल को भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतना चाहती है कि अश्वमेध यज्ञ जो मोदी जी का चल रहा है वो 2 राज्यों में रुका हुआ है और 2 राज्यों का सबसे बड़ा इतिहास है आजादी की लड़ाई में। आप चाहे बंगाल को लीजिए और चाहे पंजाब को लीजिए। आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे और आजादी में भाग लेने वाले तमाम लोग कलकत्ता से और वेस्ट बंगाल से निकले। दूसरे जो लड़ाके निकले, चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, वो पंजाब से निकले। तो जब तक आप पंजाब पे और वेस्ट बंगाल पे जीत हासिल नहीं करेंगे, तब तक आपका अश्वमेध यज्ञ जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इसीलिए वो जो है ये चड्ढा बाकी लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको चाह रहे हैं कि किस प्रकार से सामधान भेद करके हम पंजाब में कम से कम तोड़ दें पार्टी और वहां अपनी पार्टी को ले आए। इसी टाइम पे इन्होंने ये क्यों किया है कि चंद रोज बाद वोट पड़ना है वेस्ट बंगाल में, लोगों का ध्यान हट जाएगा, मीडिया चर्चा इन 7 लोगों पे करना शुरू कर देगी, वेस्ट बंगाल में ध्यान कम होगा। संजय जी, आपको ये देखना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, जिस प्रकार से वहां पे सेना की तैनाती है, जिस प्रकार से सारे अमले को वहां लगाया गया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां और अर्धसैनिक बलों की गाड़ियां जिस प्रकार से चलती हैं, लगता है कि बहुत बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है और बांग्लादेश के और भारत के बॉर्डर पे कोई बड़ा मामला होने वाला है, इसलिए सेना लगाई गई। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलती है तो ये जताता है कि ग्राउंड पे ममता बनर्जी अत्यधिक मजबूत है। और देखिए, बंगाली लोग जो है वो बाकी लोगों से अलग सोचते हैं, चाहे वो बिहार के लोग हों, चाहे वो यूपी के लोग हों, चाहे वो हरियाणा के लोग हों, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, उनकी सोच और वेस्ट बंगाल के लोगों की सोच अलग रही है। मैंने अभी आपको राजनीति का और देश की उसका स्वतंत्रता का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से आगे बढ़ के उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो मानसिक तौर पे भी सोचते हैं और शारीरिक तौर पे भी सोचते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसीलिए खाली बंगाल के नहीं, पूरे भारत के आदर्श हैं। और आपके स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी जी, उन्होंने तो उनका आधा जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जुमला सुना ही दिया था कि विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब मुझे तो मालूम ये है कि शायद नेताजी ने कहा था, लेकिन भाई हम साधारण व्यक्ति हैं, वो बाबा हैं, मुख्यमंत्री हैं, ज्ञानी भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, तो शायद हम भी अपने आप को दुरुस्त कर लें, ठीक कर लें कि विवेकानंद जी ने कहा था बंगालियों को कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो शायद तभी उनको आजादी दी गई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो चीजें चल रही हैं वो आपके सामने है जी। बिल्कुल ठीक है ना मलिक साहब। और बाबाओं का तो बिल्कुल जवाब ही नहीं है। एक बाबा है जो पर्ची निकालते हैं, भाग बताते हैं, बाबा बागेश्वर जी। उनका भाई तमंचे में पकड़ गया, उनको पता ही नहीं था कि उनके भाई की पर्ची निकालनी है या उनके भाई के संग क्या होने जा रहा है। वो महाराष्ट्र में उन्होंने छत्रपति शिवाजी के लिए एक विवादित बयान दे दिया। छत्रपति शिवाजी को महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में भगवान की तरह लोग पूछते हैं। उनकी बहादुरी के किस्से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, हमने तो बचपन में उनके इतने किस्से सुने कि कोई भी इंसान कायल हो जाए कि इतने बहादुर भी लोग हुआ करते हैं। उन छत्रपति शिवाजी के लिए उन्होंने एक बहुत अभद्र कमेंट कर दिया। इन बाबाओं को याद नहीं रहता है कि कौन महापुरुष है, किसके लिए क्या बोलना है, कहाँ शालीनता की दीवार होनी है, किस महापुरुष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जिनको अपना भाई बताते हैं वो छत्रपति शिवाजी का अपमान करते हैं। इन बाबाओं को समझदारी कब आएगी कि कम से कम अकल की बातें किया करें? नहीं, देखिए, ये तो तथाकथित बाबा जो है भारतीय जनता पार्टी की टीम के हिस्सा है। दूसरे एक बड़े बाबा अभी आए थे, आपने देखा, उन्होंने शंकराचार्य जी को नाच नचा दिया था यूपी में। उन बाबा को भी ध्यान करिए। और दूसरे ये बाबा हैं, ये तो बता रहे हैं कि भाई कम से कम 4 बच्चे पैदा कीजिए और एक बच्चा आरएसएस को दीजिए। अब ये ज्ञान देंगे
लोग इन्हीं से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है, कि पहले अपनी शादी वगैरह कर लो, अपना देख लो। बाकी आपने बता दिया कि इनके भाई जो है वो तमंचे में पकड़े गए थे। तो ये इस तरह के लोग आजकल बाबा बने हुए घूम रहे हैं, जो असली बाबा हैं। आप संजय जी फिर मजबूर करते हैं, मैं जाट आदमी हूँ, मुझे रामायण की चौपाई-वोपाई आती नहीं है, लेकिन हमने रामलीला तो खूब देखी है और रामलीला में हमने चौपाइयाँ भी सुनी है, तो मुझे तो वो चौपाई खूब याद आती है कि वो राम कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। तो असली जो शंकराचार्य हैं, असली जो संत हैं, वो तो बेचारे कहीं ढूंढ रहे हैं कि कोई जो है उनका शिष्य कोई प्रसाद वगैरह ले आए, कुछ खाने को मिल जाए, झोपड़ी की थोड़ी रंगाई पुताई हो जाए, वो तो इस चक्कर में है। और यहाँ बाबा जो है मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बाबा हवाई जहाज में घूम रहे हैं, बाबाओं के बड़े बड़े आश्रम हैं, वहां पे नृत्य होते हैं, वहां पे वो आती हैं जो आसमान में से उतरती है, स्वर्ग में से अप्सराएं, उनको क्या बोल, वहां सब चल रहा है। तो बाबाओं का जमाना बदल गया भाई। और भारतीय जनता पार्टी के तो नेताओं की लिस्ट बड़ी लंबी है जहां पे अप्सराएं आती हैं, तो जमाना ही नहीं का है। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अब आप चाहे उनके जो महाराष्ट्र के ही नहीं, वो तो पूरे भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी बात करें, चाहे आप किसी बड़े महाराज की बात करें, चाहे किसी जवाहरलाल नेहरू की बात करें, चाहे आज के नेता की बात करें, आप महाभारत काल से लेकर आज तक के राजाओं की बात कर लीजिए, वो सब छोटे हैं इनके सामने। तो इनके सामने सब छोटे हैं। आजकल के जो बाबा हैं यही बड़े हैं, जो कह दें वही सही, बाकी सब गलत है। जी मलिक साहब, आपने कहा ना कि आप जाट हैं, और सीधी सीधी बात, तो मुझे एक बड़ा मजेदार किस्सा याद आया कि जाटों की बिल्कुल ठेठपन जो है ना, दबंगी, वो बड़ी मजेदार होती है। जैसे एक जाट और एक तेली कहीं जा रहे थे रास्ते में, तो तेली ने मजे लेने के लिए कह दिया, जाट रे जाट, तेरे सिर पे खाट। अब जाट को बड़ा गुस्सा आया कि अब क्या करें, तेली का बदला लेना है उसने। कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा, तेली रे तेली, तेरे सिर पे कोलू। तेली ने कहा, ये तो कोई लाइन बनी नहीं भाई, मैंने तो लाइन सही बनाई थी, जाट रे जाट, तेरे सिर पे खाट, और तुम कह रहे हो तेली रे तेली, तेरे सिर पे कोलू। ये क्या वजन हुई? बोले, बाद में वजन हो ना हो, वजन से तो मर जाएगा। जाट कोल्लू में तो वजन है, वजन तो कोल्लू है। में तो तो मलिक साहब, आपकी बातों में इतना वजन होता है कि आपकी बातों से ही हिल जाएगा। एक धनखड़ साहब का भी किस्सा सामने आ रहा है कि धनखड़ साहब का कुछ मामला सामने आ गया था, कुछ विदेशों में फंड ट्रांसफर की कुछ फाइलें सामने रख दी गई थी, इसलिए इस्तीफा हो गया। तो जाट उनको अपना नेता मानने को तैयार ही नहीं है। वो जाट क्या, जो एक फाइल से डरता है, लोग कहते हैं ऐसी 1000 फाइलें हो, क्या फर्क पड़ेगी? क्या मामला क्या है? नहीं संजय जी, देखिए ये जो कहावत है आपकी, ये फिर जाट वाली शुरू होती है और इसमें भी खाट आती है। हमारे यहाँ एक और कहावत है, और वो आप ही के चैनल पर बड़ी फेमस हुई थी और मेरी क्लिप काट के और राजस्थान में खूब चली थी। उसमें ये हुआ था कि जाट जो है कभी इस चीज को पसंद नहीं करता कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट। तो आपने देखा ये जाट कितने झुके हुए रहते थे पार्लियामेंट में, और अगर किसी 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे या किसी भी ओकेजन पे जब माननीय प्रधानमंत्री जी इनके सामने आते थे, बस लेटने की कमी करते थे, बाकी तो झुक इतना जाते थे, गर्दन झुकी रहती थी, सीधी नहीं हो पाती थी इनकी। तो इनका हासिल क्या हुआ वो आपके सामने है। अभी संजय जी की किताब आई है, एक और संजय जी हैं, आपको तो पता ही है आजकल सारे संजय जो है क्रांतिकारी हैं, शिवसेना वाले संजय राउत जी हैं, उनकी किताब आई है और उन्होंने अपनी किताब में इस चीज का खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी, उस किताब की प्रस्तावना मेरी लिखी हुई है, पीछे मेरा जी जी जी, आप आए थे उस किताब के उद्घाटन में भी आए थे आप जो है, और मैं उसमें नहीं आ पाया था, उसके लिए यहाँ चैनल पे भी माफी चाहता हूँ। तो उसमें उस किताब में लिखा गया है कि भाई वो इन्होंने मकान बेचा था, पैसा विदेश में भेज दिया। हालांकि संजय राउत जी ने थोड़ी कमी छोड़ दी है उसमें, कई सारी वो बहुत ज्यादा उजागर नहीं करना चाहते, क्योंकि संजय राउत जी भी राज्यसभा में थे और ये भी राज्यसभा में थे, तो अक्सर उनकी चाय पर चर्चा चलती रहती थी। तो संजय राउत जी ने कई सारी चीजें ढक ली हैं, तो इसलिए इनको करने के लिए जब अमित शाह जी को और मोदी को लगा के रास्ता बंद है और किसी भी तरीके से इनको नहीं हटाया जा सकता, तो फिर इन्होंने अपने तोता वाली जो मैना है दूसरी, उसका प्रयोग किया और फिर इनको तत्काल मजबूर किया कि इन्होंने तुरंत इस्तीफा लिखा।
इस्तीफा जी। लिखा इन्होंने, अब वो इस्तीफे पे साइन किया कि नहीं किया, कौन राष्ट्रपति भवन गया, वो आज तक बड़ी कहानी बनी हुई है, ना कोई फोटो आया। मेरी जानकारी में जितने लगभग 3.5 दशक से मैं राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, पीएमओ वगैरह कवर करता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है तो उसका पूरा प्रोटोकॉल होता है, उसका फोटो खींचता है और वो रिकॉर्ड में जाता है। ये पहले माननीय उपराष्ट्रपति जी थे, जब इनका इस्तीफा हुआ ना कोई फोटो खींचा, ना कोई रिकॉर्ड हुआ, ना कोई प्रोटोकॉल हुआ। आज तक पता नहीं लगा कि जो कागज पे साइन थे वो इन्हीं के थे या फर्जी साइन थे। बहुत सारे तथ्य हैं ऐसे जो सामने आने बाकी है, वो मुझे लगता है रिजीम चेंज होने के बाद आएंगे, अभी तो वो आएंगे नहीं। अब दूसरी बात अंत में इनकी ये है कि अब ये जहां-जहां जा रहे हैं राजस्थान में, जैसे ये कहीं दिखते हैं और 4 लोग घर के बाहर बैठे और इनकी गाड़ी दिख गई, रुक गई, तो वो उठ के अंदर चले जाते हैं घर में। खाली चारपाई रह जाती है, अब ये क्या करें बैठ के? तो इनको कोई बुलाने के लिए, कोई किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, कोई फीता कटवाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि किसान भी बने थे और जाट भी बने थे। आपको याद होगा जब वो किसान की बेटियां तड़प रही थी, धरना दे रही थी जंतर मंतर पे, और एक जो है व्यभिचारी के खिलाफ धरना दे रही थी, तब इनके मुंह पर टेप चिपका हुआ था। जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब इनके मुंह में दही जमी हुई थी। और जब एक ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद ने इनकी छोटी सी मिमिक्री कर दी थी, तो तब ये जाट और किसान दोनों बन गए थे कि किसान का अपमान हो रहा है, जाट का अपमान हो रहा है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इनको अपने पे जब आती है तो ये जाट बन जाते हैं, और जब किसानों पे या जाटों पे बात आती है तब ये मुंह में दही जमा लेते हैं। तो उसी का भुगतान अभी ये कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक ये जिंदा रहेंगे उस भुगतान को इनको करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें ये सहन करना इनको पड़ेगा जब तक ये जिंदा है। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, मज़ा आता है मुझे आपसे बात करके। कल से मैं धन्यवाद, आपको रोज़ धन्यवाद। परेशान करूँगा। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, बहुत शानदार पत्रकार, बहुत शानदार लेखक और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने आज कई सारी बातों का खुलासा किया। बात तो सही है, भारतीय जनता पार्टी ने ला के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से नेताओं से पार्टी भर ली है। पता नहीं संघ कहाँ है, सो रहा है, देख रहा है क्या, कुछ बोल नहीं पा रहा। जो भ्रष्ट नेताओं की कहानी थी, वो सारी अब आज की तारीख में भाजपा के अंदर दिखाई दे रही है। चुप क्यों हैं सब लोग, बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? और आखिर मोदी जी इतना डरे क्यों हैं कि लोगों को पार्टी तोड़ने में लगे हैं? अपनी पार्टी से भरोसा उठ गया है। क्या भाजपा में अब एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है? अगर ममता बनर्जी जीत गई और फिर दिल्ली आई, इंडिया गठबंधन की नेता बनी, तो क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलेगी? तमाम बातों पर आपका क्या सोचना है, मुझे अपनी राय से अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।